हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो चलिए इस चैनल पे क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज बच्चे हमारी ज्योग्राफी जीएस की ही क्लास है, लेकिन ज्योग्राफी में आज हम एक नए सेगमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा जो नया सेगमेंट है वो क्या है? विश्व के प्रादेशिक भूगोल, यानी हमें विश्व के प्रदेशों के बारे में जानकारी लेनी है। अभी तक मैंने आपको पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद अब हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल की बात करेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में प्रवेश करेंगे। पूरी बात समझ में आई? तो विश्व के प्रादेशिक भूगोल में सबसे पहले मैंने जिस कॉन्टिनेंट का नाम लिखा है, जिस महाद्वीप का नाम लिखा, आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर, क्या नाम है उसका? एशिया। तो सबसे पहले एशिया के बारे में आप लोग पहली बात याद रखेंगे कि एशिया ही विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। क्लियर हो गया? तो हम एशिया के बारे में सबसे पहले जो हमारे पास जानकारी है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महादेश। क्लियर है? ओके। ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हालांकि इसका कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी है, पर वो कुछ भाग बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। और याद रखिएगा कि विश्व के सभी धर्मों की ये जन्म स्थली है। सभी धर्मों की क्या है? ये जन्म स्थली। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि विश्व के सभी धर्मों की जन्म स्थली है। और याद रखेंगे कि न जाने कितनी सभ्यताओं को इसने जन्म दिया है। याद रखेंगे कि कई सभ्यताओं की जननी है ये। सभ्यताओं की जननी भी रह चुकी है क्या? अभी भी बच्चे ये सभ्यताओं की क्या है? जननी है। तो याद रखेंगे कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। ये सामान्यतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और सभी धर्मों की क्या है? ये जन्म स्थली है। और न जाने कितनी सभ्यताओं की ये जननी है। और सभ्यताओं ने कहा जन्म लिया है बच्चे? तो याद रखेंगे कि सभ्यताओं ने नदी घाटी में जन्म लिया है, इसीलिए नदी घाटी को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। याद रखेंगे कि नदी घाटी को ही हम क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी ने क्या किया है? किसी न किसी नदी घाटी में ही जन्म लिया है। क्लियर हो गया? तो चलिए पहले हमने एशिया के बारे में कुछ खास बातों को जाना। अब एशिया के एक एक देश में जो जो इम्पोर्टेंट देश है, जहां से आपके क्वेश्चंस टैकल होते हैं, हम उन देशों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम एशिया के जिस देश से शुरू करेंगे उस देश का क्या नाम है? म्यांमार। तो बच्चे हम सबसे पहले म्यांमार से पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर हो चुका? और देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हमें क्या करनी है? क्लास में कवर करनी है। तो बच्चे सबसे पहले मैं जिस देश से शुरू कर रहा हूं उस देश का क्या नाम है? म्यांमार। म्यांमार। याद रखिएगा म्यांमार को ही पहले हम बर्मा कहते थे। क्या कहते थे? बर्मा कहते थे। और ये म्यांमार है। तो म्यांमार की सबसे पहली खूबी, एक बात याद रखिएगा बच्चे, कि ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग, जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है, जिसे आप नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय वाला जो भाग है, तो याद रखिएगा कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है? विस्तार है। इसका मतलब है कि जो म्यांमार देश है, अगर हम उत्तर पूर्वी भारत में चले जाए, जैसे मान लीजिए बच्चे, अगर मैं आपको नक्शे में दिखा दूं कि ये देखिए, क्लियर है? ये जो उत्तर पूर्वी भारत का जो एरिया है, तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत का एरिया है बच्चे, इसी के साथ यहाँ पर क्या स्थित है? म्यांमार स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन विस्तार करता है? म्यांमार। इसका मतलब है कि म्यांमार भारत के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर हो चुका बच्चे? अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले म्यांमार की ग्राफिंग बनाते हैं और उस ग्राफ में हम इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करेंगे? लोड करते हुए चलेंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए मैं म्यांमार का आपके सामने एक रफ स्केच बना देता हूं, ताकि हमें चीजों को देखने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, ये देखिए बच्चे, हम म्यांमार को जैसे लोकेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर इनका जो आकार अलग है और नीचे इनका आकार फैलता है, फिर वैसा ही
होता जाता है बच्चे। ये देखिए, ये हमने म्यांमार का नक्शा बना दिया। अब जब हमने म्यांमार का नक्शा बनाया है तो सबसे पहले म्यांमार के बारे में आप एक बात जान लेंगे बच्चे कि यह मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश है। यह मुख्यतः कैसा प्रदेश है? यह मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश है, या क्या कह सकते हैं बच्चे हम, यह मुख्यतः एक तरह का क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके पश्चिम में, अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूं बच्चे, तो इसका पश्चिम तो इधर हो गया, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसके पश्चिम में ही अराकान योमा पर्वत स्थित है। क्लियर हो गया? यहाँ याद रखेंगे कि इसके पश्चिम में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके पश्चिम में अराकान योमा पर्वत स्थित है। अराकान योमा पर्वत स्थित है। इसका मतलब हो गया कि इसके पश्चिम में जो अराकान योमा पर्वत है, कहीं ना कहीं वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने में इसकी क्या करता है बच्चे, मदद करता है। ये देखिए, ये बना दिया मैंने अराकान योमा पर्वत। तो हम देख सकते हैं कि इसके पश्चिम में ही क्या है, अराकान योमा पर्वत है। मैंने एक नंबर लिख दिया और एक नंबर यहाँ भी लिख दिया ताकि आप समझ जाए कि वो मैंने किसको लोकेट किया है। तो बच्चे वो मैंने लोकेट किया है अराकान योमा पर्वत को। तो हमने देखा कि इसके ठीक पश्चिम की तरफ अराकान योमा क्या है, पर्वत है। और ये जो अराकान योमा पर्वत है बच्चे, ऐसा नहीं है कि अराकान योमा पर्वत सिर्फ उत्तर में होकर रुक जाता है। अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार लगभग इस तरीके से है बच्चे, देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा डाउन कर दें तो इस तरीके से पूरे अराकान योमा पर्वत का क्या है, विस्तार है। इसका मतलब हो गया कि अराकान योमा पर्वत का एक अच्छा खासा क्या है, विस्तार है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है ना। अब ये तो पश्चिम में हमने देख लिया कि अराकान योमा पर्वत है, लेकिन अगर आप ठीक इसके पूर्वी भाग में जाएंगे तो एक पठार है जिसे हम सान का पठार कहते हैं। क्लियर है? यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में सान का पठार है। इसके पूर्वी भाग में ही क्या स्थित है बच्चे, सान का पठार है। अब सान के पठार को मैंने 2 नंबर दे दिया। और ठीक अगर हम इसके पूर्वी भाग की ओर चलेंगे तो पूर्वी भाग में ही हमें क्या मिलेगा, सान का पठार मिलेगा। ये देखिए बच्चे, यही है सान का पठार। क्लियर हो चुका? तो हमने देखा कि इसके पूर्वी भाग में ही हमें क्या मिल रहा है, हमें सान का पठार मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले कि अराकान योमा पर्वत तो इम्पोर्टेंट है ही, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अराकान योमा पर्वत के साथ अगर हम पूरब की तरफ देख रहे हैं बच्चे, क्लियर है, अराकान योमा पर्वत के साथ अगर हम थोड़ा पूरब की ओर देखेंगे तो हमें क्या नजर, देखिए मैंने और थोड़ा सा लोकेशन को एक्सेक्ट कर दिया है ताकि यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो याद रखना है कि इसके पूरब में ही क्या है, अराकान योम, ये सान का पठार है। तो चलिए हमने सान के पठार को भी लोकेट किया। अब सान के पठार तो है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि ठीक इसके उत्तर में यहाँ पर बच्चे एक चोटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, एक चोटी है। इस चोटी का ही नाम है हक्का बोराजी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना है कि इसके उत्तरी छोर पर, इसके उत्तरी छोर पर माउंट हक्का बोराजी, माउंट हक्का बोराजी, भूलेंगे नहीं बच्चे। इसके उत्तरी छोर पर क्या है, माउंट हक्का बोराजी चोटी स्थित है। चोटी स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चोटी स्थित है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि जो म्यांमार का उत्तरी छोर है, ठीक म्यांमार के उत्तरी छोर में बच्चे एक चोटी स्थित है और इसी चोटी को हम क्या बोलते हैं, माउंट हक्का बोराजी कहते हैं। देखिए मैंने माउंट हक्का बोराजी को 3 नंबर दे दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, 3 नंबर। तो हमने देखा कि म्यांमार के उत्तरी भाग में माउंट हक्का बोराजी नाम की क्या है, एक चोटी है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए जो सान का पठार है, इसी सान के पठार पर एक नदी बहती है और उस नदी को ही हम साल्विन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, साल्विन नदी। ये देखिए बच्चे, देख रहे हैं,
ये एक नदी है और इस नदी का क्या नाम है? साल्वी नदी। तो फिर आप तुरंत यहाँ पे जान लेंगे कि सान के पठार पर ही साल्विन नदी बहती है। सान के पठार पर साल्विन नदी बहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने 4 नंबर पे ये भी देख लिया कि यही कौन सी नदी है? साल्विन नदी है। और बच्चे साल्विन नदी के लिए याद रखिएगा कि जो साल्विन की नदी है, साल्विन नदी है, वो कहां से बह रही है? वो सान के पठार से बह रही है। भूलेंगे नहीं कि कहां से बहती है, तो हम क्या कहेंगे? सान के पठार से बहती है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है ना। अब एक बात और बच्चे, यहां तो चलिए हमने समझ लिया कि जो साल्विन नदी है म्यांमार में, वो ठीक सान के पठार से होकर बह रही है। लेकिन बच्चे ये यहाँ पर एक वृक्ष की प्रधानता है। अगर पूरे म्यांमार की बात करें, वही है जिसको हम कहते हैं सागौन, जिसे आप टीक की लकड़ी भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या है? इस देश में यहाँ सागौन के वृक्ष की भरमार है। सागौन के वृक्ष, देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? सागौन के वृक्ष मिल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विश्व का 50% सागौन लकड़ी यही मिलता है। तो यहाँ सागौन के वृक्ष की प्रधानता है। सागौन के वृक्ष की क्या है बच्चे? प्रधानता है। एवं विश्व की 50% सागौन लकड़ी का ये उत्पादक है। सागौन को ही आप टीक की लकड़ी कहते हैं, ठीक है? सागौन की लकड़ी का उत्पादक है। पूरी बात समझ में आ गई है? इस बात को याद रखना है कि यहाँ सागौन के वृक्ष की प्रधानता है बच्चे। और विश्व का लगभग 50% अगर आप देखेंगे सागौन की लकड़ी, वो म्यांमार ही उत्पादन करता है। इसका मतलब है कि वाकई म्यांमार जो है एक ऐसा देश है कि जहां लकड़ियां, खासकर टीक की लकड़ी की पूरी क्या है? भरमार है ना। अब जब आप देखते हैं कि और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो याद रखना है कि म्यांमार में 3 नदियों का बच्चे एक डेल्टाई भाग है। 3 नदियों का, इरावदी, सितांग और शाल्विन। थोड़ा हम उसकी भी बात कर लेते हैं, पहले मैं मिटा दूं। ये आप लोग समझ चुके हैं सभी लोग? ओके। मैं मिटा दूं पहले इसे। तो उससे भी बच्चे याद रखना है कि म्यांमार में क्या है? इरावदी, सितांग और साल्विन नदियों का डेल्टाई भाग है। यहां इरावदी, सितांग, साल्विन नदियों का डेल्टाई भाग है। ये भी याद रखना है कि म्यांमार में 3 नदियों का डेल्टाई भाग है। किसका किसका है बच्चे डेल्टाई भाग है? तो इरावदी का, सितांग का, साल्विन का। साल्विन आपने देख लिया है बच्चे, इस तरफ से इधर इरावदी नदी भी है और इस तरफ से सितांग नदी भी आती है। तो हमने देख लिया है कि यहाँ पर जो है 3 नदियों का डेल्टाई भाग है। इरावदी है, साल्विन है और फिर एक नदी कौन सी है? सितांग नदी है। क्लियर हो चुका है बच्चे ना। अब आप सोचिए कि इतने अगर 3 नदियों का यहाँ पर आपको डेल्टाई भाग है, ठीक है, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता? ये देखिए, क्लियर है? तो मैं फिर से बता दूं, ये आपको बता दिया है इरावदी नदी है, साल्विन नदी है। तो ये जो बची, ठीक है, देखिए मैंने इसको 5 नंबर दे दिया है ताकि आपको वहां पे ग्राफिंग में ये चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आपको पता चल जाएगा कि वो सितांग नदी है। क्लियर है? ये देखिए बच्चे, ये क्या है? सितांग नदी है। मैंने यहाँ 5 नंबर भी दे दिया। ये 2 आपको लोकेट कर चुका हूं। तो इरावदी, सितांग और साल्विन नदियों का यहाँ पर क्या है? डेल्टाई भाग है। और डेल्टा होने की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत होता है। ये डेल्टा की खूबी है। तो याद रखिएगा कि कुल कृषि योग्य भूमि के 80% भाग पर
चावल की कृषि होती है। क्लियर है? 80% भूमि पर, क्योंकि बच्चे डेल्टा के कारण क्या है कि चावल की पैदावार बहुत होती है। तो याद रखना 80% भूमि पर चावल की खेती है। किसकी खेती है बच्चे? चावल की खेती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि म्यांमार अपने 80% जमीन पर चावल की खेती करता है। अब क्यों ना करे बच्चे, तीन बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनका डेल्टाई भाग है, तो जाहिर है कैसे डेल्टाई भाग में चावल की खेती तो जबरदस्त होगी। अच्छा, म्यांमार का जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो खनिज तेल खनिज है। याद रखना है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण खनिज, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज है वो क्या है बच्चे? तेल है। तेल ही यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और मिलता कहाँ है? इरावदी नदी की घाटी में। याद रखना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल है जो इरावदी नदी की घाटी में मिलती है, जो इरावदी नदी की घाटी में मिलती है। इसका मतलब हो गया कि म्यांमार की जो इरावदी नदी है वो बड़े पैमाने पर खनिज तेल का क्या है? उत्पादन करती है। तो भूलिएगा नहीं कि म्यांमार का महत्वपूर्ण खनिज जो है खनिज तेल है। और बच्चे, और ये खनिज तेल कहाँ मिलता है? इरावदी नदी की घाटी में। अच्छा, जो सान का पठार है उसमें चांदी, सीसा और जस्ता मिलता है। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि सान के पठार में चांदी, जस्ता एवं सीसा मिलता है। इसीलिए बच्चे ये जो सान का पठार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सान के पठार की खूबी है कि इसमें चांदी भी है, इसमें जस्ता भी मिलता है बच्चे, और इसी में क्या मिलता है? सीसा भी मिलता है। यहाँ हमें पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, यहाँ जाकर हमने क्या किया है कि पूरी म्यांमार को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब म्यांमार से हम आगे निकलते हैं और म्यांमार से आगे निकलकर अब हम जो अगले देश में चलेंगे उसी का क्या नाम है? थाईलैंड। तो चलिए अब थोड़ा थाईलैंड की बात कर देते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन अच्छे से बच्चे समझ लीजिए। क्वेश्चन कितना भी घुमाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। रीजनल ज्योग्राफी से सवाल बनाना आप सीख जाएंगे। पहले ये मैं मिटा दूं, ये आप लोग सब समझ चुके हैं।